आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ये प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो हमारे दैनिक जीवन से भी बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन उसको अपने सेंस में अनुभव ये नहीं कर पाते हैं। देखते तो हैं, लेकिन इसका एक वैज्ञानिक कारण भी होता है, लेकिन उसको हम समझ में नहीं पाते। ये प्रकाश का परावर्तन जो टॉपिक है वो हमारे दैनिक जीवन से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। हम बहुत सारी चीज़ों को उसके अंतर्गत देखते हैं, समझते हैं, लेकिन उसके पीछे को जो कारण होता है वो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन जो टॉपिक है, सबसे पहले हम जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, हम दो बिंदुओं पर बात करते हैं। पहली बिंदु जो होता है उसके डिफिनेशन से होता है, जिसमें हम लेते हैं क्या वाला प्रश्न, जिसमें हम क्या लेते हैं, वह उसे क्या कहते हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। और दूसरे बिंदु में हम बात करते हैं डेफिनेशन। देखिए, डेफिनेशन जो होता है वो आप सीमित समय के लिए, लिमिटेशन में सीमित समय जो होता है उसमें याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके पीछे के कारण को, काज को अगर डिटेक्ट कर पा रहे हैं तो आप जो है डेफिनेशन खुद बना सकते हैं। तो दूसरी जो चीज होती है वो होती है क्यों, यानी कहने का मतलब यह है कि आखिर प्रकाश का परावर्तन जो होता है वह क्यों होता है, इस विषय में बात करेंगे। तो यहाँ पे डिफिनेशन के साथ साथ डबल अटैक है क्यों का भी, तो डिफिनेशन और कारण दोनों हम जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने बिंदु जो है वो डिफिनेशन को देखते हैं कि क्या है डिफिनेशन इसका। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। यहां पे देखिए, जब प्रकाश किसी चिकनी तल, देखिए ये चिकनी तल जो होता है वो प्रयुक्त होता है। जब प्रकाश किसी चिकनी तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये जो घटना होती है, प्रकाश मिरर के द्वारा किसी चिकने तल के द्वारा टकराएगा और पुनः वापस आ जाएगा, ये जो घटना, संपूर्ण क्रिया विधि होती है, उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग, बहुत सारी मात्रा में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो है, हमने ये जो कीवर्ड्स हैं उसको क्यों डिटेक्ट किया है। यहाँ पे देखिए, चिकना तल। अब बात ये आती है कि क्या प्रकाश केवल चिकने तल से ही टकराता है, उसके लिए और कोई संभावनाएं नहीं है। तो प्रकाश जो होता है चिकने तल से टकराता है तब प्रकाश का परावर्तन होता है, या फिर खुरदुरा तल। यहां देखिए, चिकने तल का अगर हम विलोम देखेंगे तो दूसरा जो आता है वो होता है खुरदुरा तल, यानी खुरदुरा, जिसकी सतह जो है वो चिकनी ना हो, तो खुरदुरा तल आता है। तो प्रकाश का परावर्तन चिकने तल से होता है या फिर खुरदुरे तल से होता है, इसके पीछे जो कारण है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिफिनेशन जान लिए। अब देखिए, चिकने तल और खुरदुरे तल का क्या तात्पर्य है। जैसे प्रकाश जो होता है चिकने तल से टकराता है तो वह दृष्टिगत होता है, उसको हम आसानी के साथ समझ सकते हैं। जैसे प्रकाश किसी दर्पण पे टकराएगा और उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाएगा, यह प्रक्रिया जो होती है चिकने तल पे हमको स्पष्टता दिखाई देती है। मगर हम खुरदुरे तल पे प्रकाश के परावर्तन को देख नहीं पाते हैं। जैसे अगर हम बाहर कमरे के बाहर जाएंगे और किसी मिरर को लेकर दीवार पे फोकसित करेंगे तो वो प्रकाश कैसे आ रहा है, ये प्रक्रिया हमको दिखाई देगी, लेकिन खुरदुरे तल पे यह प्रक्रिया दिखाई नहीं देती है। इसलिए प्रकाश के परावर्तन की जब भी व्याख्या आती है तो हम चिकने तल को लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो खुरदुरे तल से भी होता है। ऐसा नहीं है कि प्रकाश केवल चिकने तल से ही परावर्तित होता है। प्रकाश जो होता है वो सभी वस्तुओं से परावर्तित होता है। आप अपनी जानकारी के लिए जान सकते हैं, देखिए कोई प्रकाश जो होता है वो किसी भी वस्तु से परावर्तित होता है और हमारे नेत्रों पर पड़ता है। किसी भी वस्तु से परावर्तित होगा तो हमारी नेत्र पर आके पड़ेगा, जिससे हमको वह वस्तु दिखाई देती है। तो प्रकाश का परावर्तन चिकने और खुरदुरे दोनों तलों से होता है, लेकिन यहां पर बात यह होती है कि प्रकाश जो होता है चिकने तल से टकराता है तो दृष्टिगत होता है, जिसकी संभावनाएं जो होती हैं प्रकाश के परावर्तन को हम अधिक रूप से व्याख्या कर सकते हैं उसमें।
और प्रकाश जो होता है वो सभी वस्तुओं से टकराता है, और सभी वस्तुओं से टकराने के कारण ही हमारे नेत्रों पर आता है और हमको वह दिखाई पड़ता है। अपितु प्रकाश का जो होता है दिखाई देना और किस रंग में दिखाई देता है, यह भी प्रकाश के परावर्तन के कारण ही संभव हो पाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी बातें, जैसे यहाँ पर लाल रंग की कोई वस्तु है, ये लाल रंग की है, यहाँ पे लाल रंग की कोई वस्तु है, और जाहिर सी बात है इससे प्रकाश की किरणें मान लेती है टकराई और हमारे नेत्रों तक इससे पहुंची। तो यहाँ पे लाल रंग की वह वस्तु दिखाई दे रही है, इसके पीछे का कारण है कि वह वस्तु जो है वो प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर रही है अपने अंदर, और केवल लाल कलर को, रेड कलर जो है उसमें, उसी को परावर्तित कर रही है, जो कि हमारे नेत्र पर पड़ रहा है और वह वस्तु हमको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे सबसे बात यह है कि प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमको वस्तु दिखाई देती है। इसको हम दैनिक जीवन में, ये हमारा एक ऐसा संस्था जो हम लोग नहीं जानते थे। तो यहाँ पे देखिए चिकनी तल से टकराता है, उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। आप देखिए अधिकांश भाग की बात जो होती है कि अधिकांश भाग का मतलब ये हो गया कि जैसे खुरदरी तल से टकराएगा तो उसका कुछ भाग वापस लौट आएगा, और अधिकांश चिकनी तल से टकराएगा तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आएगा। तो यह सारी प्रक्रिया जो है होती है वो प्रकाश के परावर्तन के अंतर्गत अध्ययन की जाती है। तो ये तो हमारा रहा क्या वाला टॉपिक। अगर हम क्यों वाले टॉपिक पे बात करें कि आखिर प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो क्यों होता है, तो देखिए प्रकाश के परावर्तन को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो इसके पीछे के मेन जो रीजन होता है उसको नहीं डिटेक्ट कर पाते, केवल वो डिफिनेशन को ही जानकर सीमित रह जाते हैं। तो यहाँ पे क्यों वाली जब बात उठती है तो देखिए प्रकाश जो होता है उसमें जो होता है फोटान कण पाए जाते हैं। फोटान कण जो होते हैं वो किसी वस्तु से या तो फिर अवशोषित होते हैं या फिर वह वस्तु फोटान कणों को अवशोषित करके फिर परावर्तित करती है। तो प्रकाश का परावर्तन का गुण उनमें उपस्थित फोटान कणों का ही गुण होता है। जैसे कि फोटान कण जो होते हैं वो हमने पिछले वीडियो में बताया था 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से गमन करते हैं, तो वही प्रकाश का गुण भी होता है। तो फोटान कणों की जो क्वालिटी होती है वही प्रकाश की क्वालिटी होती है। तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो फोटान कण जब दर्पण पे टकराता है तो दर्पण का वह क्वालिटी जो फोटान कणों को अवशोषित नहीं करता बल्कि परावर्तित कर देता है, जिस कारण प्रकाश भी परावर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन से क्या और क्यों जो है वो टॉपिक बताया गया। यहाँ पे देखिए प्रकाश के परावर्तन से कुछ अन्य टॉपिक भी हैं, जैसे हमारा टॉपिक है आपतित किरण। तो यहाँ पे देखिए हमने इसके लिए यहाँ पे एक चित्र बनाया है। ये दर्पण है M1 और M2, जैसे कि आप इसको चिगना तल भी कह सकते हैं। ये दर्पण का काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपतित किरण के विषय में जब भी बात होगी तो सबसे पहले हम देखेंगे दर्पण पर पड़ने वाली किरण जो होती है उसको आपतित किरण कहते हैं। जो किरण दर्पण पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। इसको आपतित किरण को आई के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए चित्र में जो हमारा ये है आपतित किरण, यानी चित्र में अगर हम इसको दिखाएं तो ये A और B ये जो है आपतित किरण का काम करेगी। तो अर्थात दर्पण पर पड़ने वाली किरण, हमारा दर्पण M1 M2 है, इस पर पड़ने वाली जो किरण है वो उसको आपतित किरण कहते हैं। तो जो किरण प्रकाश स्रोत से निकलेगी और दर्पण पर पड़ेगी वह आपतित किरण कहलाती है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण जो होती है दर्पण से टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पे देखिए चित्र के माध्यम से अगर हमने यहाँ पे इसको AB से डिनोट कर दिया और यहाँ पे अगर C वाला पार्ट लेंगे तो हमारा BC जो हो जाएगा परावर्तित किरण की संज्ञा दी जाएगी, क्योंकि दर्पण पर AB किरण पड़ी और यह परावर्तित हो गई उसी माध्यम में, इसीलिए ये BC जो हो गया परावर्तित किरण। ये दर्पण पर पड़ी और परावर्तित हो गई। तो दर्पण से टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अगर बात ये हुई कि इसको डिनोट किससे किया जाता है, प्रदर्शित किससे किया जाता है, तो यहाँ पे
हम इसके लिए स्मॉल आर का प्रयोग करते हैं, तो परावर्तित किरण को स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अपवर्तित जो होती है, आपतित किरण जो होती है उसको स्मॉल आई से प्रदर्शित किया जाता है, और परावर्तित जो किरण होती है उसको कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। नहीं, देखिए इसमें एक फॉल्ट ये हो गया, दिक्कत ये हो गई कि इसको जो है वो कैपिटल आई से प्रदर्शित किया जाता है, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे। और ये परावर्तित जो किरण होती है उसको कैपिटल आर से। तो ध्यान दीजिएगा, ये गलती मत करिएगा कि जो किरण दर्पण पर पड़ेगी उसे आपतित किरण कहेंगे और इसको कैपिटल आई से प्रदर्शित किया जाता है, ये थोड़ा सा डाउट था। और जो किरण दर्पण से टकराकर वापस लौटेगी उसको आर से प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। तो यहाँ देखिए जो तीसरा टॉपिक आता है वो होता है अभिलंब का। तो यहाँ पे अभिलंब की जब भी बात आती है तो जैसे प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण और परावर्तित किरण हो गए, तो अभिलंब हमको क्यों आवश्यकता पड़ती है? तो देखिए अभिलंब की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि अभिलंब जो होता है इसके कोण का निर्धारण करता है कि किस प्रकार से यह कोण निर्धारित होगा यहाँ पे, कि आपतित किरण किस बिंदु पर गिर रही है और कितने कोण बना के जा रही है। तो इस बातों को हम निर्देशित करने के लिए यहाँ पे अभिलंब की संज्ञा देते हैं। तो अभिलंब यानी कहने मतलब देखिए ये दोनों टॉपिक में जो है आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, इसको ध्यान दीजिएगा आई और आर से प्रदर्शित किया जाता है, वो भी कैपिटल। अभिलंब जो होता है अगर उसको प्रदर्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे अभिलंब को कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। तो चित्र में हमारा ये जो डॉट डॉट लाइन दिख रही है वो अभिलंब है। तो यहाँ पे दोनों को देखिए, अभिलंब जो होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य डाला गया लंब, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। कहीं भी लंब की बात आएगी तो हम 90 अंश की बात करेंगे जो कि 90 डिग्री होती है। तो यहाँ पे अभिलंब जो है आपतित किरण और परावर्तित किरण अर्थात आई और आर के बीच में जो लंब डाला जाता है ये 90 डिग्री बना के, उसी को कहते हैं अभिलंब। यहाँ पे अगर चौथी बात करेंगे तो यहाँ पे आपतन कोण आता है। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि अभिलंब का प्रयोग ही इसीलिए करते हैं कि प्रकाश जो होता है किस कोण पर जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच, अभिलंब और आपतित किरण के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो होता है वह आपतन कोण कहलाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभिलंब ये यन हो गया और आपतित किरण ए बी हो गई, इसके बीच का ये जो कोण है पूरा वही कहलाता है हमारा आपतन कोण। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको हम प्रदर्शित करते हैं आई से, यही डाउट था, इसको हम स्मॉल आई से, कोण आई से प्रदर्शित करते हैं आपतन कोण को। और यहां पे देखिए परावर्तन कोण की बात करेंगे तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, ये बहुत ही सिंपल डिफिनेशन होता है इसका कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, यानी कि कोण आर से। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि आपतित किरण को, आपतन कोण को प्रदर्शित किया जाता है आई से और परावर्तन कोण को प्रदर्शित किया जाता है कोण आर से। यही फॉल्ट था यहाँ पे, ये इसमें स्मॉल लेटर का प्रयोग किया गया है और इसमें कैपिटल लेटर का प्रयोग किया गया है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये सब चीजें जो हैं वो हो गई इसके बिंदुगत, यानी इसमें कितने कितने कौन कौन सी चीजें भाग लेती हैं। अब यहाँ पे देखिए चित्र बन चुका है, इसीलिए हमने सोचा कि इस अलग से वीडियो ना बनाए, इसी में बता दें कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन का जो नियम होता है बहुत ही सिंपल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन के दो नियम हैं, यहाँ पे हमने डिनोट कर दिया है, बता दिया है कि दो नियम कौन कौन से होने वाले हैं।
तो देखिए पहला जो नियम होता है यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन का, वो ये होता है कि यहाँ पे आपतित किरण आई, परावर्तित किरण आर तथा अभिलंब यन, आपतित किरण आई, परावर्तित किरण आर तथा अभिलंब यन तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे मानते हैं एक तल बी है, तो तीनों क्या है, एक ही तल में होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए, आपतित किरण आई, परावर्तित किरण आर और अभिलंब यन एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। यानी क्या पहला नियम क्या कहता है, परावर्तन के लिए पहली बाध्यता जो है वो ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो होते हैं एक ही तल में होते हैं। एक ही तल से क्या तात्पर्य है, जैसे कोई चीज अगर दो तीन चीजें जो हैं अगर एक ही बिंदु पे आके केंद्रित हो रही है, केंद्रित होने का मतलब एक ही बिंदु पे आके मिल रही है, तो उसको कहते हैं एक ही तल, यानी कि उसी तल में विद्यमान है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है। यह बाध्यता होती है कि अगर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो उसमें जो घटक आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब है वो तीनों एक ही बिंदु पर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अभिलंब दूसरी जगह पर हो और परावर्तित किरण दूसरी जगह पर हो और अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण दूसरी जगह पर हो और जो है आपतित किरण दूसरी जगह पर। तो यहाँ पे आपतित किरण आई, परावर्तित किरण आर व अभिलंब यन तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो इसका नियम है, जो दूसरी बाध्यता है वह यह होती है कि आपतन कोण आई, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यह दूसरी बाध्यता होती है। यानी कहने का मतलब यह होता है कि हमारा आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है वह, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वह दोनों जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे कोण आई कोण आर के बराबर होती है, यह बाध्यता होती है। जैसे कहने का मतलब यह है, अगर आपतित किरण 45 अंश का कोण अभिलंब से बनाएगी तो कहने का मतलब यह है हमारी जो परावर्तित किरण होगी वह 45 अंश से ही दर्पण के अभिलंब से